एपिसोड 10। रॉयल पैलेस। रिचेज के मना करने पर भी सिद्धांत उसकी बात को इग्नोर कर देता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, जिस वजह से रिचेश आगे कुछ नहीं बोल पाता है और सिद्धांत के साथ बस निकल जाता है। रस्तोगी का अड्डा। जब सिद्धांत रिचेश के साथ मिस्टर रस्तोगी के अड्डे पर पहुंचता है तो रस्तोगी एकदम से अकड़ के साथ उससे कहता है, तो मिस्टर अंडरवुड को आज इस रस्तोगी के पास आना ही पड़ा अपना हाथ मिलाने के लिए। क्या बात है? जिस नाम से ये पूरा शहर कांपता है, आज वो सिद्धांत अग्निहोत्री मेरे दरवाजे पर खड़ा है। मिस्टर रस्तोगी सिद्धांत को बस ताने पर ताने कसे जा रहे थे और अपने लफंडरों के साथ हंसे जा रहे थे। उनकी बात सुन रिचेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो उन लोगों पर गोली चलाने के लिए झट से बंदूक निकाल रस्तोगी पर तान देता है, जिससे एक पल के लिए रस्तोगी की तो जान ही हलक में अटक जाती है। लेकिन तभी सिद्धांत बोलना शुरू करता है, क्या हुआ रस्तोगी? अभी तो इतनी बड़ी बड़ी हाँक रहे थे और अब अचानक से तुम्हें देखकर ऐसा लगता है मानो तुम मर ही चुके हो। मैं यहाँ पर खड़े खड़े तुम्हें सीधे स्वर्ग का रास्ता दिखा सकता हूँ और तुम्हारे ये जो आगे पीछे पहलवान खड़े हैं ना, वो भी मुझे नहीं रोक सकते हैं। पर तू जानता है कि अभी तक तू जिंदा क्यों बचा है? सिद्धांत की बात सुन रस्तोगी झट से अपने दोनों हाथ जोड़ एकदम से अपनी आवाज को नरम कर बोलने लग जाता है, प्लीज प्लीज डेविल, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे मत मारो, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। रस्तोगी को इतना गिड़गिड़ाते हुए देख सिद्धांत इशारे से रिचेश से उसके सर पर से बंदूक हटाने को कहता है और रस्तोगी के पास जाकर उसके कपड़े को थोड़ा सही कर एकदम स्टाइल भरे अंदाज में कहता है, बेटा तुम जिस क्लास में अभी पढ़ रहे हो ना, मैं उस क्लास से कब का डिग्री ले निकल चुका हूँ, तो मुझसे पंगा लेने के बारे में कभी सोचा ना, तो अपनी मौत को एक बार जरूर याद कर लेना। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारे ख्यालात जरूर बदल जाएंगे। सिद्धांत के इतने लंबे चौड़े भाषण सुनकर रस्तोगी के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी और बस वो उसे जाते हुए देखते ही रह गया। रॉयल पैलेस। चूंकि सिद्धांत आज सुबह भी हल्दी वाला लेप नहीं लगाया था और उस पर से वो इतने भारी भरकम कपड़े भी पहन लिया था, इस वजह से उसके सारे जख्म सूखने के बजाय वापस से ताजे हो गए थे और उसकी वजह से उसे पूरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था। इसीलिए वो तेजी में अपने कमरे में चला गया और वहां पर जा जल्दी से अपने कपड़े को खोल जल्दी से अपने जख्मों पर फ्रिज से लेकर पत्थर के टुकड़े रगड़ने लगा, ताकि जख्म का दर्द उसे कुछ कम महसूस हो। सिद्धांत को इस वक्त दर्द इतना ज्यादा हो रहा था कि वो इस वजह से उस कमरे में आ गया जहां इस वक्त अंशिका रहा करती थी और बिना उसे देखे अपने जख्मों पर पत्थर घिसे जा रहा था। लेकिन जैसे ही अंशिका सिद्धांत की आहट महसूस करती है, वो तुरंत ही बेड पर से उठ खड़ी हो जाती है और घबराते हुए उसे देखने लगती है। पर जब वो देखती है कि सिद्धांत तो उसकी तरफ देख नहीं रहा है, तो वो मन ही मन बोलती है, लगता है ये डेविल गलती से इस कमरे में आ गया है, वरना अभी तक तो इसने मेरे साथ जबरदस्ती कर दी होती। और इसे आता ही क्या है, बस कुछ भी हुआ मुझे टॉर्चर करने पहुंच जाता है। अब इससे पहले कि इसकी नज़र मुझ पर पड़े, मैं इस कमरे से अभी के लिए धीरे से निकल जाती हूँ, बाद में जब ये इस कमरे से चला जाएगा तब आ जाऊंगी। अंशिका इतना सोच अपने पैर को धीरे धीरे खिसकाने लगी, लेकिन तभी वो अचानक से ही रुक जाती है और एकाएक अपनी नजरें सिद्धांत के तरफ मोड़ देखते हुए मन ही मन बोली, ये कर क्या रहा है? ये अपने जख्मों पर इस तरह से पत्थर क्यों घिस रहा है? इससे तो इसके जख्म और ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। क्या करूं, इसे रोकूं या फिर जो कर रहा है उसे करने दूं? वैसे मुझे क्या, ये जो भी करे, मेरा काम था इसे बताना, सो मैंने इसके दोस्त को पहले ही बता दिया था कि इसके जख्म पर हल्दी वाला लेप लगाए, उससे जल्दी जख्म भर जाएंगे, पर इसने नहीं लगाया, तो फिर भुगते दर्द को, मैं तो चली। अंशिका मन ही मन ये सोच जाने लगती है, लेकिन तभी सिद्धांत के दर्द का कराहने की आवाज सुन उससे जाया नहीं गया और वो झट से उसके तरफ मुड़ पूछ बैठती है, क्या हुआ? क्या जख्म ज्यादा जल रहे हैं? अंशिका इस वक्त बिना सिद्धांत से डरे उसके जख्म पर से जल्दी जल्दी पत्थर को हटाने लगती है और बोलती है, अगर इस तरह से तुम अपने जख्म पर पत्थर डालते रहोगे तो तुम्हारे जख्म कम होने की बजाय और ताजे हो जाएंगे और इससे दर्द भी काफी ज्यादा होंगी। अंशिका की बात सुन सिद्धांत उसे एकदम गुस्से से घूरते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की? मुझे किसी की सलाह की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम निकलो यहाँ से। सिद्धांत की इतना कड़वी और रूडली बातें सुन अंशिका को बुरा लग गया और वो भी थोड़ा रूखी आवाज में ही बोली, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं, मुझे तो तुम्हारे आसपास खड़ा होने का भी कोई शौक नहीं है। वो तो तुम्हारे जख्म देखकर तुम्हें बताने आ गई, पर लगता है तुम जैसे इंसानों को दर्द में ही छोड़ देना चाहिए।
एक तो पहले से ही सिद्धांत को इतना ज्यादा दर्द हो रहा था, अब ऊपर से अंशिका की बात सुन उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया। और इसीलिए वो अंशिका के बाह को कसकर पकड़ गुस्से से बोलता है, इस वक्त मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है और अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी उल्टा सीधा करूं तो चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। ये बोल सिद्धांत अंशिका को जोर से धकेल देता है, जिस वजह से अंशिका सीधे दरवाजे के पल्ले से जा टकराती है और उसके वजह से उसके कोहनी में चोट लग जाती है। सिद्धांत एक बार फिर से उसे चोट पहुंचा देता है। ये देख अंशिका के आंखों में आंसू भर आता है और वो कमरे से बाहर जाने लगती है, लेकिन वो अभी कमरे से बाहर अपने कदम रखी ही थी कि उसे एक धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज सुनाई पड़ जाती है और वो आवाज सुनते ही वो एक बार फिर से सिद्धांत के तरफ मुड़कर देखने लगती है। और जैसे ही वो सिद्धांत के तरफ मुड़ती है उसे जमीन पर गिरे देख एकदम से हड़बड़ा जाती है। ये इसे अब क्या हो गया? ये इस तरह फर्श पर कैसे गिर गया? अंशिका ये बोल झट से दौड़कर सिद्धांत के पास आ गई और उसे किसी तरह संभाल कर उठाने की कोशिश करने लगी। पर सिद्धांत पूरी तरह से अपना होश खो बैठा था, इसी वजह से वो उसे उठा नहीं पा रही थी। तभी कमरे में रिचेश आ जाता है और जब रिचेश अपने डेविल सर को नीचे फर्श पर गिरे हुए देखता है तो एकदम से घबरा उनके पास दौड़ते हुए आ उसे उठाने लगता है और अंशिका के तरफ देखते हुए पूछता भी है, अंशिका मैम, डेविल सर इस तरह से बेहोश कैसे हो गए? अभी तो ये नीचे से ऊपर आए थे, तब तो बिल्कुल ठीक लग रहे थे। रिचेश की पूरी बात सुनने के बाद अंशिका उससे कहती है, तुम्हारा ये डेविल सर अपने जख्म पर ठंडा पत्थर का टुकड़ा घिस रहा था, शायद अपने दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसके लिए मना भी किया पर उसने मेरी बात मानने की जगह मुझे ही धक्का दे दिया। पर मैम अब हम क्या करें? सर को होश कैसे आएगा? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसे कुछ नहीं हुआ है, ज्यादा दर्द की वजह से ये बेहोश हो गया है, कुछ देर तक आराम करेगा और वही हल्दी वाली लेप जख्म पर लगाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। अंशिका की पूरी बात सुनने के बाद रिचेश बोला, मैम अगर आप डेविल सर को ये लेप लगा देंगी तो मेरा मतलब है कि मैं तब तक सर के लिए बड़े काका से कुछ सूप बनवा कर ले आता हूँ, वैसे भी आज सर सुबह से कुछ खाए भी नहीं है। जैसे ही रिचेश ऐसा बोलता है अंशिका थोड़ा हैरानी से पूछती है, वो क्यों? आज इसने खाना क्यों नहीं खाया? इस पर रिचेश बोल पड़ता है, वो मैम आज दरअसल डेविल सर पता नहीं सुबह से ही बहुत ज्यादा गुस्से में थे, अब वो गुस्से में क्यों थे ये बात तो मुझे नहीं पता। रिचेश ये बात बोलकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अंशिका टेबल पर रखे हल्दी का लेप वाला कटोरा उठा लेती है और खुद में बड़बड़ाते हुए बोलती है, अगर यही लेप ये सुबह में लगा लिया होता तो इस तरह से जख्म ताजे नहीं हुए होते, पर इसे किसी की बात सुननी कहाँ होती है। बस हर वक्त अपने पावर और गुस्से से सामने वालों को डराने के लिए आता है इसे। ये बोल अंशिका हल्का हल्का लेप ले सिद्धांत के शरीर पर लगाने लगती है, तभी अचानक से सिद्धांत अंशिका का हाथ बेहोशी के हालत में ही पकड़ लेता है। उसके इस तरह से हाथ पकड़ लेने की वजह से अंशिका बहुत ज्यादा डर जाती है और घबराते हुए खुद में धीरे से बोलती है, ओह गॉड, अब क्या बेहोशी के हालत में भी ये मुझे टॉर्चर करेगा? इसने मेरा हाथ कितना टाइटली पकड़ रखा है, इसे छुड़ा कैसे? अंशिका अभी खुद में ये बोल ही रही थी कि तभी सिद्धांत बेहोशी के हालत में ही बड़बड़ाने लगता है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं खुद को तुम्हारे लिए पूरी तरह से बदल लूंगा, बस एक मौका दे दो मुझे, मैं साबित कर दूंगा कि मैं निकम्मा नहीं हूँ। प्लीज प्लीज मत जाओ। सिद्धांत बेहोशी में क्या सब बोले जा रहा था, अंशिका को कुछ भी बात समझ नहीं आ रही थी और वो इसीलिए थोड़ा आश्चर्य से बोलती है, ये डेविल किसे जाने से रोक रहा है? आखिर में किसी ने इस जैसे इंसान को ऐसा घाव दे दिया है जिसे ये बेहोशी में भी याद कर रहा है। मैं जितना ही इसे समझने की कोशिश करती हूँ ये उतना ही और मेरे समझ से बाहर निकल जाता है। एक तो पहले से ही अनंत अंकल और उनके परिवार के बारे में अभी तक कुछ नहीं जान पाई हूँ, ऊपर से अब ये पता नहीं कितने राज छिपा रखे हैं इस डेविल ने अपने अंदर, जो भी हो। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, वरना अगर ये होश में आ गया और मुझे अपने सामने बैठे देख लिया तो फिर से कुछ नया सजा दे देगा। अंशिका ये सोच जल्दी से अपना हाथ सिद्धांत के हाथ से किसी तरह छुड़ाते हुए बेड पर से उठकर जाने लगती है। लेकिन तभी एकदम से सिद्धांत अपनी आंखें बंद किए ही अंशिका के हाथ को पकड़ उसे जोर से अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही सिद्धांत उसे खींचता है अंशिका अपना बैलेंस खो सीधे उसके सीने पर जा गिरती है और अभी वो खुद को संभाल पाती उससे पहले ही सिद्धांत नशे में ही उसके कमर में अपना हाथ डाल उसे कसकर जकड़ लेता है और फिर थोड़ा राहत के साथ कहता है, मैंने बोला था ना कि मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा।
देखो मैंने अपना वादा पूरा किया, अब हम हमेशा साथ साथ रहेंगे। इतना कहते कहते सिद्धांत पूरी तरह बेहोश हो गहरी नींद में चला जाता है और उसके गहरी नींद में जाते ही उसकी पकड़ अंशिका के कमर से ढीली हो जाती है। आखिर में ये किसके लिए इतना ज्यादा बेसब्र है? वो कौन था जिसे ये खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता होगा? क्या कोई लड़की? ये ख्याल आते ही अंशिका थोड़ा सोच में पड़ गई और इसी सोच के साथ वो किसी तरह सिद्धांत के ऊपर से उठ कमरे से निकल जाती है। अगली सुबह जब सिद्धांत की नींद खुलती है और वो खुद को बेड पर सोए पाता है तो वो एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठते हुए खुद में बोलता है, मैं यहाँ पर, कल रात मैं यहाँ पर कैसे सो गया? अगर मैं यहाँ पर सोया था तो फिर वो लड़की, कहीं वो लड़की मेरे बेहोश होने का फायदा उठा यहाँ से? नहीं नहीं, वो मेरे कैद से इतने आसानी से आज़ाद नहीं हो सकती है, मैं उसे नहीं जाने दे सकता हूँ। इतना कहते हुए सिद्धांत तेजी में बेड पर से उतर कमरे से बाहर जाने लगा, पर जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा सामने से रिचेश आ रहा था और वो अपने बॉस को इस तरह जख्मी हालत में चलते देख झट से उसे रोकते हुए बोलने लगा, डेविल सर आप इस हालत में खुद क्यों चल रहे हैं? अगर आपको कोई जरूरी काम है तो मुझे बताइए, मैं कर दूंगा, पर इस वक्त आपको रेस्ट की जरूरत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे आराम नहीं करना है, तुम हटो मेरे सामने से। सिद्धांत परेशान सा चेहरा लिए रिचेश को अपने सामने से हटा आगे निकल जाता है। वो घबराते हुए कभी इधर तो कभी उधर जा जाकर अंशिका को ढूंढे जा रहा होता है। जब उसके चारों तरफ देखने पर भी उसे अंशिका कहीं भी दिखाई नहीं देती है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसी वजह से वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, रिचेश जल्दी से नीचे आओ। जब रिचेश अपने बॉस की आवाज सुनता है तो वो घबरा जाता है और जल्दी से उनके पास जाने के लिए दौड़ पड़ता है, पर सिद्धांत की आवाज इतनी तेज थी कि उसे सुन सारे घर के नौकर भी बाहर आ इकट्ठे हो गए, पर अभी सिद्धांत और कुछ बोल पाता उससे पहले ही किचन से ही पीली साड़ी में अपने हाथों में एक छोटा सा कटोरा लिए अंशिका निकल सिद्धांत के सामने आ खड़ी हो जाती है। जैसे ही सिद्धांत अपने सामने अंशिका को खड़े देखता है सो काफी ज्यादा राहत महसूस करने लगता है, पर उसका गुस्सा अभी भी बहुत बड़ा हुआ था, इसीलिए वो बिना कुछ भी बोले सुने अंशिका के पास आ उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए उसी कमरे में लेकर जाने लगता है जहां पर उसने उसे रखा था। इस तरह से सिद्धांत को इतने गुस्से में देख रिचेश जो आ ही रहा होता है पीछे ही रुक जाता है और घबराते हुए खुदे बोलता है, ये डेविल सर को अचानक से क्या हो गया? ये अंशिका मैम को अपने साथ इस तरह से खींचकर क्यों ले जा रहे हैं? उन्हें पता भी नहीं है कि कल रात अंशिका मैम ने फिर से उनकी कितनी हेल्प करी थी। मुझे डेविल सर को बताना होगा कि अंशिका मैम एक अच्छी लड़की है, सर उसके साथ कुछ ज्यादा ही बुरा बर्ताव कर रहे हैं। कमरा सिद्धांत जोर से खींचते हुए अंशिका को कमरे के अंदर ले आता है और उसे बेड के तरफ धक्का देते हुए खुद दरवाजे को अंदर से बंद करने लग जाता है। अंशिका जब सिद्धांत को एक तो बिना शर्ट के ऊपर से दरवाजा बंद करते देखती है तो बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है। वो डर के मारे बेड पर से उठ भागने की कोशिश करने लगती है और इसी कोशिश में वो सिद्धांत से बचने के लिए टेबल पर रखे चीनी मिट्टी का वाश उठा उसके सर पर मारने लगती है। लेकिन तभी सिद्धांत एकदम से उसके कलाई को कसकर पकड़ लेता है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर बोलता है, क्या बात है मिसेज अग्निहोत्री, मेरे साथ रहते रहते तुम्हें भी दूसरों को मारने का एक्सपीरियंस हो गया क्यों? तुम बहुत ही घटिया इंसान हो समझे तुम। छोड़ो मेरा हाथ, जाने दो मुझे। अरे तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूंगा, तुम मेरी इकलौती बीवी हो, जरा तुमसे प्यार तो कर लूं। काफी टाइम से मैंने तुम्हें किश भी नहीं किया है ना, तो चलो आज मैं तुम्हें ढेर सारा किश करूंगा। सिद्धांत ये सब जब बोल रहा था उसके चेहरे पर एक डेविल वाली स्माइल थी जिसे देखकर अंशिका को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, छोड़ो मुझे। लगता है तुम्हें अच्छे से पता नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। अब अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो फिर ठीक है, चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। इतना बोल सिद्धांत अंशिका के हाथ से वो वाश को उन्हें दूसरे हाथों से ले वापस से टेबल पर रख देता है और एक झटके में अंशिका को अपने गोद में उठा बेड के तरफ लेकर जाने लगता है। प्लीज प्लीज सिद्धांत, आखिर में तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तो तुमसे आज से पहले कभी मिली भी नहीं थी। क्या तुम्हें मेरा जिस्म चाहिए, इस वजह से तुमने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है? अंशिका इस बार सिद्धांत को ऐसा बोल गई जिसे सुन सिद्धांत का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और वो अंशिका को बेड पर फेंक खुद उसके ऊपर आओ उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से दबा बोलता है, लगता है तुम्हारे अंदर से मेरा खौफ खत्म सा हो गया है, तभी तो तुम्हारे मुंह मेरे सामने इतने खुलने लगे हैं।
और अभी अभी क्या कहा तुमने? कि मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे जिस्म को पाने के लिए कर रहा हूँ। चलो अच्छा ही है, जितनी जल्दी तुम अपने दिमाग में कोई कहानी बना लोगी, तुम्हें तकलीफ उतनी ही कम होगी। पर फिलहाल तो मुझे तुम्हारे इस गुलाबी होठों को चुंबना है, ओ भी तक जब तक कि मेरा मूड ना सही हो जाए। सिद्धांत इतना बोल अंशिका के होठों के करीब बढ़ने लगा। बेचारी अंशिका आनी पूरी ताकत के साथ कोशिश किए जा रही थी कि वो कैसे खुद को उस डेविल से बचा पाए, पर उसकी सारी कोशिश बेकार साबित हो जाती है और सिद्धांत एक बार फिर से उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और उसे बेतहाशा चुंबने लगा जाता है। सिद्धांत इतने बेकाबू हो किश कर रहा होता है कि उससे अंशिका को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और वो सांस भी नहीं ले पा रही होती है। जब अंशिका को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो उसने सिद्धांत के होठों को झट से जोर से अपने दांतों से काट लिया, जिस वजह से सिद्धांत एकदम से उसके होंठ छोड़ अलग हो जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे चोट पहुंचाई मिसेज अग्निहोत्री। अब अगर तुमने फिर से मुझे जबरदस्ती किश करने की सोची भी ना तो मैं वापस से इसी तरह काट लूंगी। बहुत मजा आता है ना तुम्हें मुझे तकलीफ पहुंचाकर, तो फिर ठीक है, अब मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे किश करते हो। अंशिका अब सिद्धांत से शायद कुछ कम डरने लगी थी, इसीलिए उसके हर सवालों का पलटकर जवाब दे देती। उसके काटने की वजह से सिद्धांत के होंठ से हल्के हल्के खून निकलने लगे थे, इसीलिए वो अंशिका के ऊपर से हट जमीन पर खड़ा होते हुए बोला, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा मिसेज अग्निहोत्री, इस वक्त तो मैं जा रहा हूँ पर दोबारा आऊंगा। इतना कहे सिद्धांत तेजी में कमरे का दरवाजा खोल निकल जाता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, रिचेश जो दरवाजा के बाहर ही खड़ा होता है, अपने बॉस के होठों पर लगे खून को देख समझ जाता है कि अभी अभी अंदर क्या हुआ होगा और इसीलिए खुद में बोलता है, अभी अभी डेविल सर ने जिस तरीके से अंशिका मीम के साथ बिहेव किए हैं, उन्हें वैसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। एक तो उन्होंने बॉस की जान बचाई, ऊपर से वो उन्हें इतना टॉर्चर कर रहे हैं। एक बड़ा जाकर अंशिका मीम को देख लेता हूँ, फिर डेविल से बात करूंगा। इतना खुद में सोच रिचेश कमरे के दरवाजे और खड़ा हो पल्ले पर हल्के हाथों लॉक करता है और पूछता है, अंशिका मीम क्या हम अंदर आ सकते हैं? उसकी आवाज सुनते ही अंशिका जो बेड पर बैठी हुई अपनी तकलीफ में डूबी थी, तुरंत अपनी आंखों से आंसू पोंछकर बोली, आ जाओ मिस्टर रिचेश। रिचेश धीरे धीरे चलते हुए बेड के पास आ खड़ा हो जाता है और जब वो अंशिका के भींगे आंखों को देखता है तो थोड़े दुखी हो बोलता है, मीम मैं जानता हूँ कि बॉस जिस तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं, आपको टॉर्चर करने की हर कोशिश करते हैं, वो सब बहुत ज्यादा गलत है। रिचेश की बातों को सुन अंशिका को थोड़ी हैरानगी हुई और वो अपनी नजरें रिचेश के चेहरे पर डालते हुए बोली, वाह क्या बात है, तुम्हें दुख हो रहा है मुझे इस हालते देखकर। मुझे तो लगा तुम सभी को अपने डेविल सर पर बहुत ज्यादा गर्व हो रहा होगा कि वो एक लड़की की जिंदगी के साथ जब चाहे जैसे चाहे खेल रहा है, पर तुम ये कैसी बात कर रहे हो? अंशिका की गुस्से भरी बातों को सुन रिचेश अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए नजरें झुकाए बोला, मैम मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर में डेविल सर आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और सच मानिए, हम सब भले ही अच्छे इंसान नहीं हैं, पर आज तक किसी भी लकड़ी के साथ जब्त करना तो दूर उनके तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखे हैं। और फिर हमारे डेविल सर को तो लड़कियों से बात करना तक पसंद नहीं था, पर पता नहीं उन्होंने आपको जबरदस्ती उठाकर यहाँ पर क्यों मंगवाया, ऊपर से आपसे जबरदस्ती शादी भी कर ली। मुझे जहां तक लगता है तो डेविल सर जरूर किसी बड़ी वजह के कारण ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, वरना वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है मेम, कुछ दिन पहले बाहर एक लड़की से हमारे डेविल सर की टक्कर हो गई थी। वो लड़की हमारे सर का चेहरा तक नहीं देखी थी, पर फिर भी उसे हमारे सर से प्यार हो गया और इसीलिए वो हर सुबह पहुंच जाती थी हमारे कंपनी के बाहर सर से मिलने। ये सिलसिला यूं ही कुछ दिनों तक लगातार चली। फाइनली एक दिन जब डेविल सर से रहा नहीं गया तो वो उस लड़की के पास खुद चलेगा गए और उससे पूछे कि वो हर सुबह सर के कंपनी के बाहर क्यों आकर बैठ जाती है। तो उस लड़की ने बताया कि वो सर से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी है और अब उनके बिना वो नहीं रह सकती है। इस पर पता है ने उस लड़की को क्या समझाया? सर ने उस लड़की से कहा कि जिस तरह से वो उनके लिए हर सुबह अपना सारा काम धाम छोड़कर आ जाती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है, इसी तरह उनके माँ बाप भी हर सुबह अपनी हर खुशी हर आराम छोड़कर अपने काम पर लगा जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो मेहनत करेंगे तभी उनके बेटी खुश रह सकेगी, उसे हर सुख सुविधा मिला पाएगा।
जो माँ बाप तुम्हारे बारे में इतना सोचते हैं, तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम उन पर प्यार लुटाने के बदले किसी दूसरे के चक्कर में पड़ रही हो। अगर प्यार ही करना है तो अपने माँ बाप से करो, क्योंकि दुनिया में एक वही होते हैं जो आपके लिए कभी ही गलत नहीं सोचते हैं, और अगर उनका कोई सपना अधूरा है तो उसे पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगा दो। अब आप ही बताइए मैम, जो इंसान इस तरह की सोच रखता है, दूसरे को गलत ना सीखा अच्छा सिखाने की कोशिश करता है, वो भला गलत इंसान कैसे हो सकता है? अब डेविल सर आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे आखिर में वजह क्या है, ये सब तो मुझे नहीं पता है। पर हाँ, फिर भी मैं आपसे ये बात पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि सर बुरे इंसान नहीं है। अच्छा मैम, अभी मैं सर के पास जाता हूँ, वो शायद कुछ ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। रिचेश इतना बोल कमरे से निकल जाता है। उसके जाने के बाद अंशिका थोड़ी कंफ्यूज हो गई और बेड पर से उतर कमरे में लगे शीशे के सामने जा खड़ी हो खुद से पूछी, आखिर में ये सिद्धांत अग्निहोत्री किसी तरह का इंसान है? जब वो मेरे साथ इतना बुरा कर रहा है तो फिर वो दूसरों के साथ अच्छा कैसे कर सकता है? उसका वो रूप सच था या फिर वो जो मेरे साथ कर रहा है ये वाला, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब उसको गुस्सा आता है वो मुझे जबरदस्ती किश कर लेता है, फिर चाहे मैं चाहूँ या फिर नहीं, आखिर में वो मुझे इतना दर्द क्यों दे रहा है? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि इन सब के पीछे जरूर कोई तो ऐसी बात है जिसके कारण वो मेरे साथ ये सब कर रहा है, वरना वो मुझसे जबरदस्ती शादी क्यों करता? अब मुझे इस उलझे गुत्थी को सुलझाना होगा। आखिर में ये आदमी है कौन? इधर रूहानी कई दिनों से ना तो कॉलेज जा रही थी और ना ही अपने कमरे से ज्यादा टाइम बाहर निकलती थी। जिस अंशिका के लिए वो इतनी दुखी थी, जिससे अपने बहन के जैसे प्यार करती थी, अब उसी अंशिका से वो हद से ज्यादा नफरत करने लगी थी, और उस नफरत को वो अपने अंदर ही दबाए आज सुबह से ही एक बैग में अपना कपड़ा पैक किए जा रही थी। जब शांति जी रूहानी के लिए कॉफी ले उसके कमरे में आई तो अपनी बेटी को इस तरह कपड़े पैक करते देख थोड़ा सोच में पड़ गई और पूछी, अरे रूहानी बेटा, तुम इस तरह से अपना बैग क्यों समेट रही हो? कहीं जाने का प्लान बनाया है क्या? अपनी माँ की आवाज सुनते ही रूहानी झट से पीछे पलट देखने लगी और झट से एक झूठी कहानी बनाते हुए बोली, माँ आप तो जानती ही हो कि अंशिका की किडनैपिंग की वजह से मैं कितनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ। अब मैं और इस तरह जीना नहीं चाहती हूँ, वरना मियाँ पागल हो जाऊंगी। बस इसीलिए काया और बाकी के कुछ फ्रेंड्स के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जा रही हूँ, ताकि मेरे मन को थोड़ा शांति मिल सके। शांति जी अच्छी तरह से समझ सकती थी कि इस वक्त उनकी बेटी कितनी ज्यादा दुखी है, इसीलिए वो उसे मना नहीं करते हुए बोली, ठीक है बेटा, मैं भी चाहती हूँ कि तुम जल्द वापस से पहले वाली रूहानी बना जाओ और अपने चेहरे पर से ये उदासी हटा स्माइल ले आओ। अपनी माँ की बात सुन रूहानी झट से उनके गले से लगा गई और बोली, हाँ माँ, अब मैं वापस से पहले वाली रूहानी बनूंगी, अब और नहीं अंशिका के लिए मैं पागल हो सकती हूँ। पुलिस तो उसे ढूंढ ही रहे हैं ना, अगर मैं ठीक नहीं रहूंगी तो फिर उनकी हेल्प कैसे करूंगी अंशिका को ढूंढने में? जल्द ही मैं ठीक हो जाऊंगी। ये सब बोलते वक्त रूहानी की आंखों में नफरत की झलक साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, जो अंशिका के लिए थी। मुंबई शहर, रॉयल पैलेस। सिद्धांत गुस्से में डार्क रूम में एक कुर्सी पर बैठे हुए था और हाथों में शराब का ग्लास थामे पूरे कमरे को अंधेरा किए रखा था। जब रिचेश कमरे में पहुंचा तो कमरे में चारों तरफ पूरी तरह से अंधेरा पसरा देखा वो समझ गया कि इस वक्त उसके डेविल सर कितना ज्यादा दुखी है। इसीलिए वो अपनी टॉर्च की लाइट को ऑन करते हुए सिद्धांत के कुर्सी के पास जा पहुंचा और बोला, डेविल सर, आपने कमरे को इस तरह से अंधेरा क्यों करके रखा है? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। रिचेश, इस वक्त मैं किसी से भी कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, किसी भी मैटर में, बस कुछ वक्त के लिए मुझे अकेला रहने दो, और जो भी बात करनी है तुम्हें वो बात दमे करना, अभी के लिए जाओ यहाँ से। जब सिद्धांत रिचेश को कहता है कि वो इस वक्त बात नहीं करना चाहता है तो रिचेश बोल पड़ता है, डेविल, अब मुझे अंशिका मीम के बारे में आपसे बात करनी है, मुझे आपको कुछ बताना है। जैसे ही सिद्धांत अंशिका का नाम सुनता है वो एकदम से हिल रहे कुर्सी को रोक गंभीर हो जाता है और बोलता है, तुम्हें मिसेज अग्निहोत्री के बारे में क्या बताना है? डेविल सर, दरअसल आज जब आप बेहोश हो गए थे तो एक बार फिर से अंशिका मैम ने ही आपकी हेल्प करी है, उन्होंने ही आपके जख्म पर लेप लगाया। जब सिद्धांत ये सुनता है तो वो हैरान हो खड़ा हो गया और रिचेश के तरफ देखते हुए पूछा, क्या उसने मेरे जख्म पर लेप लगाई? इसका मतलब कि वो यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रही थी? बिल्कुल नहीं डेविल सर, अंशिका मैम भागने की कोशिश एक भी बार नहीं की, बल्कि उनसे जितना हो सका वो आपके तबीयत के बारे में सोची और मुझे भी आप एक ध्यान रखने बोली।
ठीक है, तुम अब यहाँ से जाओ, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। सिद्धांत के ऐसा कहने पर रिचेश वहां से चला जाता है। उसके जाते ही सिद्धांत के चेहरे पर एक अलग सा ही भाव आ जाता है और वो गुस्से में अपने हाथ में पकड़े गिलास को जोर से दबाते हुए खुद में बोला, इसका मतलब कि मैंने जो उस लड़की के बारे में सोचा वो गलत था, पर मैं उसके साथ इतना बुरा सलूक कर रहा हूँ उसके बाद भी वो मेरे लिए अच्छा कैसे सोच सकती है? क्या कोई इंसान ऐसा हो सकता है? सिद्धांत खुद से इतना ज्यादा गुस्सा था उस वक्त कि गुस्से में ही उसने गिलास को हाथ में ही तोड़ दिया और उस गिलास के टूटते ही उसके कांच उसके हाथों में चुभ जाते हैं, जिस वजह से उसके हाथ से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। पर सिद्धांत को उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है और बिना कुछ भी सोचे वो सीधे अंशिका से मिलने फिर से उसी कमरे के तरफ चला जाता है। अभी अंशिका शीशे के सामने खड़ी खुद में बातें कर ही रही थी कि तभी सिद्धांत बेधड़क कमरे में घुसता हुआ अंशिका के पीछे आ पहुंचता है और उसे घूरते हुए बोलता है, आखिर में तुम मेरी बार बार हेल्प क्यों कर रही हो? जब तुम्हें भागने का मौका मिला था तो फिर तुम भागाने के बजाय मेरे जख्म पर लेप लगा क्यों मुझे ठीक करने एम लगा गई? मुझे जहां तक पता है तुम ये तो नहीं हो, आखिर में जो खून तुम्हारे अंदर दौड़ता है वो तो धोखा के सिवाय और कुछ नहीं जानता था, तो फिर ये सब दिखावा तुम कर क्यों रही हो? बताओ मुझे। जब अंशिका सिद्धांत की पूरी बात सुनती है तो उसे हंसी आ जाती है और वो एक फीकी हंसी हंसते हुए सिद्धांत के आंखों में देख कहती है, मिस्टर सिद्धांत अग्निहोत्री, तुमने क्या सभी को अपने जैसे ही नीच और घटिया इंसान समझ लिया है? अरे तुम्हारे अंदर दिल या फिर दया नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे एक अंदर भी इंसानियत नहीं हो। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूं मिस्टर डेविल, मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ। अरे धोखेबाज तो तुम हो जो मेरे साथ जानवरों के जैसा सलूक कर रहे हो और मुझे बिना मेरी मर्जी के छूते हो। तुमसे तो बात तक करने में मुझे घिन आती है, पर क्या करूं, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं ना, इसीलिए सामने तड़प रहे जानों को बचाने की कोशिश करने लगती हूँ। सिद्धांत हर बार अंशिका से बात करने का इरादा ले उसके पास आता था, पर हर बार की तरह इस बार भी उसे अंशिका की जरा सी बात सुन बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से में आ वो अंशिका के बाह को अपने जख्मी हाथों से कसकर पकड़ते हुए उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, मैं धोखेबाज हूँ, तुम जानती ही क्या हो मेरे बारे में जो मुझे घटिया और नीच इंसान बोल रही हो? इतना कहते हुए सिद्धांत अपनी पकड़ अंशिका पर और कसता जा रहा था, तभी अंशिका दर्द की वजह से अपने बाह को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। पर जैसे ही अंशिका अपने दूसरे हाथ से सिद्धांत के हाथ को खींचने लगी, उसके हाथों में चुभे कांच की वजह से उसे दर्द हो गया और एकाएक वो अंशिका के बाह को छोड़ अपने हाथ को देखने लग जाता है। पर जैसे ही अंशिका सिद्धांत के पूरे तरह से जख्मी हथेली को देखती है वो बिल्कुल हड़बड़ा जाती है और अपनी हैरानी भरे नजरों से सिद्धांत को देखते हुए पूछती है, ये क्या है? अरे तुम्हारे हाथों में तो बहुत ही गहरी चोट आई है। एक मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। अंशिका इस वक्त ये पूरी तरह से भूल जाती है कि अभी चंद मिनट पहले वही सिद्धांत उसे दर्द देने की कोशिश कर रहा था और दौड़कर टेबल पर रखे फास्टेड बॉक्स को उठा सिद्धांत के तरफ आने लगती है। और आने के साथ ही वो सिद्धांत का हाथ बिना डरे पकड़ उसके हथेली से बह रहे खून को रुई से पोंछने लगती है और साथ में बोले भी जा रही होती है, जिस तरह तुम दूसरों को दर्द देते हो, देखो उसी तरह ऊपर बैठे उस भगवान ने तुम्हें भी दर्द दिया है। भले ही तुम खुद को भगवान समझते होगे, पर वो जो ऊपर बैठा हुआ है ना, उसके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। ये सब बोलते हुए अंशिका बड़े ही सावधानी के साथ सिद्धांत के हाथों पर पट्टी कर देती है और फिर उसके पास से जाने के लिए मुड़ जाती है। इस वक्त सिद्धांत बिल्कुल खामोश था, वो अंशिका से कुछ नहीं कह पाया, बस उसे जाते हुए देख ही रहा था कि तभी अंशिका एकदम से चक्कर खा जमीन और गिरने ही वाली होती है कि तभी सिद्धांत दौड़कर आगे बढ़ उसे अपने बाहों में थाम लेता है। जैसे ही अंशिका अपनी आंखें खोलती है, सिद्धांत के चेहरे को देखती रह जाती है। इस वक्त अंशिका को सिद्धांत के चेहरे में कुछ अलग ही भाव दिख रहा था, एक डेविल वाला अंदाज नहीं बल्कि एक मासूम और इनोसेंट सा लड़का। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे को बस उसी तरह देखते रहे, लेकिन फिर अंशिका खुद को संभालते हुए सिद्धांत के बाहों से दूर जा खड़ी हो गई और उसके खड़े होते ही सिद्धांत बिना कुछ ही बोले वहां से चला गया। उसे जाते हुए देख अंशिका खुद से पूछी, आखिर में ये चाहता क्या है मुझसे? जिस तरह से ये मुझसे बात करता है, मुझ पर ब्लेम लगाता है, उससे तो यही लगता है कि ये मुझे और मेरे परिवार वालों को काफी अच्छी तरह जानता होगा। पर यह कौन? क्योंकि जहां तक मुझे याद है, बचपन में कोई भी लड़का मेरे घर के अगल बगल में तो नहीं रहता था और एक अनंत अंकल का बेटा था, लेकिन वो भी काफी पहले ही अचानक से गायब हो गया था। तो फिर ये है कौन?
अब बस बहुत हो गया, जब वो मुझे सजा दे रहा है तो कम से कम मुझे भी तो मालूम होना चाहिए कि किसी बात के लिए वो मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहा है। आखिर में मैंने या फिर मेरे परिवार वालों ने उसके साथ क्या किया है? ये सब सोचते हुए अंशिका के आंखों में थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखने लगा। इधर रूहानी घर में अपनी माँ से झूठ बोल निकल गई अंशिका को ढूंढने। पर इस बार वो अंशिका को बचाने के लिए नहीं ढूंढना चाहती थी, बल्कि वो उससे उस धोखे का बदला लेना चाहती थी जो उसने उसके हीरो से शादी कर उसे दी। और इसीलिए अंशिका की तलाश में वो निकल पड़ी घर से। उसे ये तो नहीं पता था कि वो अपनी शुरुआत कहाँ से करे, पर हाँ, वो बस इतना जानती थी कि उसे अंशिका को सजा देनी है और इसीलिए वो सड़क पर बिना किसी मंजिल के को टारगेट किए आगे बढ़े जा रही थी। वो चलते चलते अपने घर से काफी दूर आ चुकी थी, ऊपर से अब शाम होने को भी आ गया था। चूंकि उसने गुस्से और बदले की आग में आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, बस बिना रुके चलेगा जा रही थी। इसीलिए जब शाम के 4 बज रहे थे तो उसे अब हल्का हल्का थकावट और साथ में चक्कर भी आने लगे थे। लेकिन उस सब में बावजूद भी वो आगे बढ़े चली जा रही थी। अभी वो कुछ और दूर ही चल पाई थी कि तभी वो एकदम से बेहोश हो जमीन पर गिरने वाली थी कि तभी उसके पीछे से कोई अनजान शख्स आ उसके कमर में अपना हाथ डाल उसे थाम लेता है। पर उस वक्त तक रूहानी पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी और उस अनजान शख्स के बाहों में बेहोश पड़ गई। रॉयल पैलेस। शाम का वक्त हो गया था, पर आज सुबह जब से सिद्धांत अंशिका से बहस कर कमरे से निकला था उसके बाद से अंशिका ने एक बार भी उसे पूरे घर ने नहीं देखा। इसीलिए वो खुद में डाइनिंग टेबल के पास खड़े हो बोली, आज वो डेविल कहीं भी दिख क्यों नहीं रहा है? वैसे तो हर वक्त बस मेरे आसपास ही मंडराते रहता था, तो फिर आज वो सुबह से गायब कहाँ हो गया है? जाकर बड़े काका या फिर रामा से पूछते हैं, शायद उन्हें पता होगा कि वो डेविल इस वक्त है कहाँ। ये सोच अंशिका जैसे ही किचन के तरफ जाने के लिए मुड़ी, तभी उसकी नज़र सामने से चलकर आ रहे सिद्धांत पर जा पड़ती है। पर आज उसके चेहरे पर मास्क नहीं लगा हुआ था, बल्कि वो बिना मास्क के ही अंशिका के तरफ बढ़े चलेगा जा रहा था। ये देखकर अंशिका को बहुत ताज्जुब हुआ और वो एक पल को अपने आगे पीछे मुड़कर देखने लगी कि और कोई तो उसके पीछे नहीं खड़ा है। और जब उसे तसल्ली हो गई कि कोई भी उसके पीछे खड़ा नहीं है, तो वो तेजी में चलते हुए सिद्धांत के पास जा खड़ी हो गई और उससे बोली, मिस्टर डेविल, ये क्या आज तुम बिना अपना मुखौटा लगाए ही बाहर इस तरह घूम रहे हो? वो तो शुक्र मानो कि इस वक्त कोई भी यहाँ पर नहीं है, वरना आज तो तुम्हारे इस मुखौटे के पीछे छिपे चेहरे को सभी देख चुके होते। अंशिका की बातों को सुनते ही सिद्धांत, जो किसी और ही ख्यालों में खोया बिना मास्क के चले आ रहा था, एकदम से हड़बड़ा गया और दौड़ते हुए झट से उसी कमरे के तरफ चला गया जहां पर वो आज सारा दिन बताया था। सिद्धांत जिस तरह से गया उसे देख अंशिका को बड़ी हैरानी हुई और वो भी बिना एक मिनट रुके तेजी में उसके पीछे दौड़ पड़ी। तहखाने वाला कमरा। सिद्धांत खुद में बड़बड़ाते हुए बोले जा रहा था, मैं ऐसे कैसे अपना चेहरा छिपाना भूल सकता हूँ? आज से पहले तो मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया था, तो फिर आज आखिर में ऐसा क्या हो गया है मुझे? ऊपर से मुझे मास्क मिला क्यों नहीं रहा है? कहाँ रख दिया है मैंने उसे? ये सब बड़बड़ाए जा रहा था और कमरे में इधर से उधर दौड़े जा रहे थे। तभी उसके पीछे खड़ी अंशिका अपने हाथों में वो मुखौटा लिए बोल पड़ी, कहीं यही मुखौटा तो नहीं ढूंढ रहे हो मिस्टर डेविल? अंशिका की आवाज सुनते ही सिद्धांत एकदम से पीछे पलट गया और हैरानी भरे नजरों से अंशिका को घूरते हुए पूछा, ये मास्क तुम्हारे पास कैसे आया? इसका मतलब कि तुम इस कमरे में दोबारा आई थी? तुम्हें क्या मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आता है? मैंने तुम्हें पहली बार में ही वार्न किया था कि इस कमरे में आने की हिम्मत ना करना, लेकिन लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है। रुको तुम। ये कहते हुए सिद्धांत अंशिका के पास जा उसके हाथों से वो मुखौटा छीनने की कोशिश करने लगा, पर जैसे ही वो उस मुखौटे को उसके हाथों से लेता, अंशिका तुरंत कुछ कदम पीछे हट खड़ी हो जाती है और थोड़ा सीरियस हो बोल पड़ती है, तुम्हें जो भी करना है मिस्टर डेविल तुम वो कर सकते हो, पर ये मास्क तो तुम्हें अब तभी मिलेगा जब तुम मेरे हर सवालों का सही सही जवाब दोगे। अब इतने टाइम से यहाँ पर कैद हूँ तो इतना मुझे समझ आ गया है कि जरूर कोई ऐसी वजह है जिसके कारण तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा चेहरा इन नौकरों और सिर्फ सभी के सामने उजागर ना हो, तो मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दो, फिर ले लो ये अपना नकली चेहरा। अंशिका ये बोल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सिद्धांत के चेहरे को देखने लगती है, जिस पर सिद्धांत बिना कुछ भी बोले अंशिका के तरफ बढ़ते हुए उसके सामने आ खड़े हो गया और फिर बोला, अच्छा तो अब तुम मुझसे सौदा करोगी? इतनी हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी? मिसेज अग्निहोत्री, ये मत भूलो कि तुम यहाँ पर कैद हो, ना कि इस घर की मालकिन।
तो आगे से तो मुझसे इस तरह की बात करने का सोचना भी मत। अब चलो मुझे ये मुखौटा दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने बोला ना मिस्टर डेविल, तुम्हें जो करना है कर लो, पर ये मुखौटा तो अब तुम्हें तभी मिलेगा जब मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिलेगा, वरना आज तुम्हारे इस चेहरे को पूरे घर के लोग देखेंगे। अंशिका ये बोल उसी कमरे में इधर से उधर भागने लगी ताकि सिद्धांत उसके हाथों से वो मुखौटा ना ले पाए, पर तभी सिद्धांत भी एकाएक उसके पीछे दौड़ते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस तरह इधर से उधर भागने की वजह से मैं ये मुखौटा तुम्हारे पास से नहीं ले पाऊंगा? बहुत बचकाने हरकत करती हो यौम भी मिसेज अग्निहोत्री। चलो मुझे भी आज तुम्हें उस मुखौटे को लेकर बहुत मजा आने वाला है। मैं भी तो जरा देखूं कि कितना दम है तुम में। ये कहते हुए सिद्धांत अंशिका को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। अंशिका आगे आगे भागे चली जा रही थी और सिद्धांत उसके पीछे पीछे। इस वक्त सिद्धांत को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो एक डेविल है, जिसका भय इस शहर में इतना ज्यादा फैला हुआ है कि उसके नाम भर से लोग डर जाते हैं। बस वो अंशिका के पीछे उस मुखौटे को पाने के लिए भागे जा रहा था और फाइनली वो कुछ ही देर में अंशिका के पास जा पहुंचा। चूंकि अंशिका भागते भागते दीवार के पास जा पहुंची, जिससे आगे सिवाय दीवार के कोई रास्ता नहीं था और सिद्धांत उसके आगे खड़ा था। तो मिसेज अग्निहोत्री अब कहाँ भागोगी, अब क्या करोगी तुम? अब तो ना ही पीछे भाग सकती हो और ना ही आगे। देखो मिस्टर सिद्धांत, मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं ये मुखौटा तुम्हें नहीं दूंगी। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए तुमसे। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे किसी भी सवालों का मैं जवाब दूंगा तुम्हें? ये कहते कहते सिद्धांत के करीब बढ़े चले जा रहा था और अंशिका सिद्धांत से दूर होने एक लिए अपने एक एक कदम को पीछे किए चले जा रही थी। पर वो ज्यादा देर तक पीछे नहीं हट सकी, क्योंकि कुछ ही देर बाद वो दीवार से जा टकराई, जिसके बाद सिद्धांत उसके पूरे करीब चला जाता है और अपने दोनों हाथों को अंशिका के दोनों तरफ दीवार पर रखते हुए उसे घूर बोलता है, हाँ तो अब बोलो मिसेज अग्निहोत्री, कहाँ भागोगी? अब तो अंशिका को खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तो उसे उसके किसी सवालों का कोई जवाब नहीं मिला रहा था, ऊपर से एक बार फिर से सिद्धांत उसके इतने करीब आ गया था, जिस वजह से वो घबरा गई थी कि कहीं वो फिर से उसे जबरदस्ती किस ना करने लगा जाए। पर फिर भी वो हिम्मत करके बोली, देखो मिस्टर डेविल, तुम बार बार मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, तुम बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो, छोड़ो मुझे जाने दो। जब अंशिका ये सब कह रही होती है तब सिद्धांत उसके चेहरे के और करीब बढ़ते हुए धीरे से कहता है, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे स्थान जबरदस्ती कर रहा हूँ, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जानबूझकर मुझे अपने पास बुलाती हो, तभी तो इस बार मेरे मुखौटे का बहाना बना मुझे अपने करीब आने पर मजबूर किया। क्या इरादा है मिसेज अग्निहोत्री? सिद्धांत की इस तरह की घटिया बातें सुन अंशिका को बहुत ज्यादा चिढ़ होती है, पर वो इस वक्त सिद्धांत के इतने करीब थी कि कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। और जब वो देखी कि अब फिर से सिद्धांत उसे किश करने वाला है, तो इस बार वो उसे खुद से दूर करने के बजाय खुद की ही आंखें बंद कर जो होगा वो होने देने का फैसला किया और मन ही मन खुद में बोली, अब मैं थक चुकी हूँ भोलेनाथ, अब मैं अपने आप को इस डेविल से बचाते बचाते पूरी तरह से थक चुकी हूँ, इसीलिए अब ये जो भी मेरे साथ करेगा मैं उसे करने दूंगी। ये जिंदगी आपकी ही दी हुई है ना, तो फिर ठीक है, मैं अब आप पर अपनी जिंदगी और अपनी इज्जत को छोड़ती हूँ। आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप मुझे इस डेविल के शिकार होने से बचाते हैं या नहीं। अंशिका को इस तरह बिना कुछ भी रिएक्ट किए अपनी आंखें बंद कर खड़े देख सिद्धांत को बड़ी हैरानी हुई और वो उसको किश करने के बजाय बड़े ही आश्चर्य से चेहरे को देखते हुए बोला, क्या बात है मिसेज अग्निहोत्री, आज तुम ना तो चिल्ला रही हो और ना ही खुद को मुझसे बचाने की कोशिश कर रही हो, कहीं मैंने जो सोचा था वो सब सच तो नहीं है? सिद्धांत की आवाज सुन अंशिका अपनी आंखें खोल कहती है, अगर मैं चिल्लाऊंगी या फिर तुम्हें खुद से दूर करने की कोशिश करूंगी तो तुम मेरे साथ जबरदस्ती करना छोड़ दोगे? नहीं ना, तो फिर अब मैं थक चुकी हूँ इस सब से, इसीलिए अब तुम्हें जो करना है कर लो, वैसे भी अब ये जिंदगी मुझे बोझ सी लगने लगी है। अंशिका इतना कह वापस से अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर उसकी बातों ने ना जाने सिद्धांत पर असर कर दिया, वो अंशिका के साथ बिना कुछ किए ही वहां से चला जाता है। जब कुछ देर तक अंशिका अपने साथ कुछ भी ऐसा वैसा होते हुए महसूस नहीं करती है, तो वो अपनी आंखें खोल सामने देखती है और कमरे में दूर दूर तक सिद्धांत को ना देखकर वो एक राहत भरी सांस लेते हुए कहती है, थैंकू भगवान, आज आपने मुझे उस डेविल से बचा लिया। अब मुझे जल्द जल्द अपने सवालों का जवाब ढूंढ यहाँ से निकलना होगा, वरना मैं ज्यादा दिनों तक इस कैद में रहा कर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी।
इधर रूहानी को जब होश आया तो वो खुद को एक बड़े से खड़ी कमरे में बेड पर पड़ी पाई और जैसे ही उसे एहसास होता है कि वो बेड पर सोई है वो एकदम से हड़बड़ा जाती है और बेड पर से उठ खुद के हाथों सर को कसकर पकड़ते हुए कहती है, ये कौन सी जगह है? किसी का घर है ये और मैं यहाँ और कैसे आ गई? मैं अचानक से बेहोश हो गई थी और अब जब होश आया तो मैं यहाँ पर। हेलो, कोई है क्या? प्लीज मुझे जवाब दो, कोई है यहाँ पर? रूहानी बेड पर से उतर उस कमरे से आवाज लगा रही थी और जैसे ही वो दरवाजा खोल कमरे से बाहर जाने के लिए बढ़ी सामने एकदम से वही अनजान शख्स जिसने रूहानी कोशिश सड़क पर गिरने से बचाया था आ खड़ा हो जाता है। उसे देखते ही रूहानी एक पल के लिए बस उस अजनबी को ही देखती रह जाती है। वो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम था, गोरा चेहरा, काली काली आंखें, बाल एकदम सेट किया हुआ और नॉर्मली जीन्स के साथ टी शर्ट पहने हुए। उसे देख रूहानी हैरान हो मन ही मन बोली, ये बंदा कौन है? दिखने में तो काफी हैंडसम लग रहा है, कहीं इसने मुझे। अभी रूहानी और ज्यादा कुछ अपने दिमाग में उल्टा सीधा सोच पाती उससे पहले उस अनजान शख्स ने गंभीर आवाज में पूछा, तुम ठीक हो? तुम सड़क पर अचानक से बेहोश हो गिरने वाली थी, इसीलिए मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए तो तुम्हें यहाँ पर ले आया। क्या ये आपका घर है? रूहानी थोड़ा संकोच करते हुए पूछी, जिस पर वो अनजान शख्स बोला, कुछ ऐसा ही समझ लो, वैसे अब तुम बेहतर फील कर रही हो? हाँ, अब मैं ठीक हूँ, शायद थकावट की वजह से चक्कर आ गया था। वैसे आपने मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। रूहानी इतना बोल जैसे ही जाने के लिए उस अनजान शख्स को क्रॉस की वो पीछे से पूछ पड़ा, अगर बोलो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। नहीं मिस्टर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने इतना हेल्प किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आगे का मैं खुद देख लूंगी। रूहानी ये कहते हुए वहां से चली जाती है और वो शख्स खड़ा थोड़ा सोचते हुए बोला, ये लड़की कुछ परेशान सी दिख रही थी, कहीं ये अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए तो नहीं निकली है? मुझे इसका पीछा करना होगा, पता तो चले इसका इरादा क्या है। इतना कह वो शख्स रूहानी के पीछे चल पड़ता है। रॉयल पैलेस, डार्क रूम। सिद्धांत कमरे में अकेले बैठे एक तस्वीर को अपने सीने से लगाए हुए था, उसके आंखों में इस वक्त आंसू भरे हुए थे। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस लड़की को मैं जितनी टॉर्चर करने की कोशिश करता है हर बार मुझे खुद को उतनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, आखिर में मैं उसे तकलीफ में क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि उसके बाप ने मेरे पूरे परिवार और मेरे साथ क्या किया था, उसके बाद भी मैं क्यों उसके लिए दर्द महसूस करता हूँ। मैं इस तरह से कमजोर नहीं पड़ सकता हूँ। मैंने वादा किया है खुद से कि मैं उसे उस हद तक तकलीफ दूंगा जब तक कि मेरे दिल को सुकून ना पहुंच जाए। पर सिद्धांत खुद में ही कड़ी उलझा हुआ वही कुर्सी पर बैठे बैठे घड़ी गहरी नींद में सो गया और उसके हाथों से सीने से लगाए वो तस्वीर छूट उसके गोद में गिर जाती है। जब सिद्धांत सो चुका होता है तभी अंशिका चुपके से उस कमरे में आ खुद में धीरे से कहती है, इस वक्त ये मिस्टर डेविल सो रहा है और जरूर इसके गोद में जो फोटो है वो किसी खास इंसान का होगा, तभी ये इसे अपने सीने से लगाए हुए था। मैं जल्दी से जाकर उस तस्वीर को उसके पास से ले लेती हूँ, फिर मुझे कुछ तो पता जरूर लगा जाएगा उस तस्वीर के मदद से। इतना कह अंशिका आहिस्ते आहिस्ते कदम आगे बढ़ाते हुए सिद्धांत के पास जा पहुंचती है और बहुत ही आराम से अपने हाथों को उन तस्वीर के तरफ लेने के लिए बढ़ाती है। लेकिन अभी भी उन तस्वीर को उसके गोद से उठा वहां से निकल पाती उससे पहले ही सिद्धांत अपनी आंखें बंद किए ही अचानक से उसके कलाई को कसकर पकड़ लेता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम अपनी कहानी को यहीं तक रहने देते हैं, आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। तब तक आप सभी सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी अग्निफेरा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए।